नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की महारैली थी। आप सबने देखा, पूरा कवरेज आप लोगों ने देखा महारैली की। और इस महारैली में लोकतंत्र को बचाने और तानाशाही को मिटाने की इस रैली में आज विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से अपनी ताकत दिखाई है और सत्ता पर बने रहने के लिए मोदी जो खेल रच रहे हैं उसका पर्दाफाश कर दिया है। आज 31 मार्च है, यानी पुराने खाते बही को समेटने और हिसाब किताब पूरा करने का दिन है आज, ताकि नया खाता बही शुरू किया जा सके। और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 31 मार्च को ही देश को यह बता दिया कि अब बीजेपी के खाता बही को बंद करने का, समेटने का वक्त आ गया है। रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन के 28 दलों के नेताओं की हुंकार सुनाई दी, जो देश के कोने कोने से पहुंची। और पूर्व आप जानते हैं कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह से नेता आज की रैली के लिए पहुंचे। और जिन दलों के मुखिया खुद नहीं आ पाए तो उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को मैसेज के साथ भेजा कि वो सब इंडिया के साथ हैं। मजे की बात यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग न करने वाली ममता बनर्जी ने खास संदेश भेजा कि वो हर हाल में इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग नहीं हुई, लेकिन आज मंच पर दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आए। इंडिया गठबंधन की इस अनूठी एकता को देखकर बीजेपी को चक्कर आ गया होगा और उसके मंसूबों पर भी पानी फिर गया होगा, क्योंकि मोदी तो आज भी यही कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल भेज दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जिन लोगों को उन्होंने जेल भेजा है उसका किस तरह तगड़ा जवाब विपक्ष के लोग दे रहे हैं, यह भी आज रामलीला मैदान में दिख गया। राहुल गांधी ने आज मोदी की पोल खोलते हुए कह दिया कि ये मैच फिक्सिंग कर चुनाव जीतना चाहते हैं। 180 सीटें भी आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को, क्या कुछ कह रहे थे। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। तो सुना आपने, सीधा सीधा यहां राहुल गांधी कह रहे हैं बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया, प्रेस इस पर दबाव डाले बिना ये यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जो है वो 180 पार नहीं करेगी। वहीं तेजस्वी यादव ने भी दोस्तों आज अनूठे अंदाज में मोदी को घेरा। मोदी की गारंटी को चाइनीज माल तेजस्वी यादव ने बताया। और क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं। ये लोग गोबर को भी हलवा देकर के परोस देते हैं। ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं।
हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। तो सुना आपने, मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। ये आंख फोड़ करके चश्मा दे देते हैं, ये यूरिया को चीनी बता देंगे, ये गोबर को हलवा बता देंगे। खैर, तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के आखिर में एक फिल्मी गाने को नए अंदाज में भी सुनाया। जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव के उस फिल्मी गाने को नए अंदाज में, सुनिए। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो तुम तो धोखेबाज हो और वादा करके भाग जाते हो, जो आखिरी लाइन है, उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने मोदी जी को मैदान छोड़ने की बात कह दी। जरा सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तो दिल्ली से जो आज जाने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, आपको पता होगा कि आज नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा का आगाज कर दिया है और उसकी शुरुआत उन्होंने मेरठ से की है। तो जो दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जाने वाले हैं। और उधर तेजस्वी यादव के गाने में भी आपने सुन लिया कि वादा करके भाग जाते हो। मोदी का घेराव करने में दोस्तों न सिर्फ तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या राहुल गांधी आगे थे, बल्कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पीछे नहीं रहे। भगवंत मान ने, आपको याद होगा कि भगवंत मान पर संसद के भीतर मोदी ने बड़ी भद्दी टिप्पणी की थी और आज भगवंत मान ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोदी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिया कि वो चाय भी बेचते थे या नहीं। अपने अंदाज में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए। ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से, कोई अफवाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बददुआएं ना लो, गरीबों की बददुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ। तो अपने अंदाज में भगवंत मान
अभी आप सुन रहे थे कि चाय बनाने भी आती है क्या, नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने दोस्तों अलग अलग तरीके से आज मोदी और बीजेपी को घेरा। सभी ने बीजेपी के भ्रष्टाचार और चुनाव जीतने के लिए उसके भ्रष्ट तरीकों पर सवाल उठाए। वहीं प्रियंका गांधी सबसे अंत में आई बोलने के लिए, और प्रियंका गांधी के ऊपर एक काम दिया गया कि इस रैली से, जो रामलीला मैदान में जो रैली है, इस रैली से हमारी जो डिमांड है उसको प्रियंका गांधी रखेंगी। 5 डिमांड इनकी थी, उस डिमांड पे आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी ने रामलीला मैदान में हर साल होने वाले रावण दहन की याद आज बीजेपी को दिला दी। और रावण दहन की याद दिलाते हुए वक्त उन्होंने कहा कि मैं अपनी दादी के साथ यहां आती थी, रामलीला मैदान में रावण दहन को देखती थी, और उससे जो मुझे बातें याद आ रही हैं जरा यहां कहना चाहती हूं। पहले अपनी बात कह लूं, फिर उन 5 डिमांड की बात मैं रखूंगी। तो प्रियंका गांधी जो पहले कहना चाहती थी रामलीला मैदान में राम और रावण को याद करते हुए, जरा सुन लेते हैं। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। तो सत्ता आती है और जाती है, अहंकार चूर चूर हो जाता है, और भगवान राम के पास कुछ भी नहीं था और रावण के पास सब कुछ था, लेकिन रावण का अहंकार जो है रावण को ले डूबा। ये कहकर कहीं ना कहीं सीधा निशाना नरेंद्र मोदी पर, उनकी पार्टी पर, उनकी सरकार पर यहां साधते हुए, और न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि आपने देख लिया तमाम नेता, और इन तमाम नेताओं में से बहुतों के नाम आप तक हम पहुंचा देना चाहते हैं कि किन किन। लगभग 20 नेताओं ने भाषण दिए, 20 नहीं बल्कि 22 नेताओं ने, जिनमें शुरुआत में गोपाल राय, उसके बाद अरविंदर सिंह लवली, इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद लगातार सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष ने ममता बनर्जी के पैगाम को पढ़ा हिंदी में। त्रिची शिवा जो डीएमके के नेता हैं, फिर डी राजा आप जानते हैं सीपीआई के हैं, सीताराम येचुरी सीपीएम के हैं, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई माले के हैं, और फिर भगवंत मान को आपने सुन लिया, राहुल गांधी को आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके अलावा डी देवराजन जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, फिर चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, प्रियंका गांधी जो आखिर में अभी आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी ने 5 डिमांड, उन 5 डिमांड को भी आपके सामने रखना जरूरी है। इसके जरिए आज इस चर्चा की जब हम शुरुआत करेंगे तो कैसे पर्दाफाश हो रहा है, रामलीला मैदान से इंडिया कैसे ताकत दिखा रही है, और कैसे मोदी के तमाम कारनामों का पर्दाफाश आज विपक्ष ने कर दिया है, उससे हम भी पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले 5 डिमांड जरूरी है सुनना, जरा सुन लेते हैं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ
इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोंटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो रामलीला मैदान से जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया का यहां पैगाम देते हुए और इस कार्यक्रम को इसके बाद समाप्त किया गया। रामलीला मैदान में दोस्तों विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामकर आज ये जो देख रहे हैं आप, आज बता दिया कि अगर एक के ऊपर मुसीबत आती है तो बाकी सब उसका साथ देने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए खड़े हैं। विपक्षी एकता की यह तस्वीर इस बार बहुत सारे अलग रंगों और भावों को लेकर बनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि इस तस्वीर के बाद अब लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी बदलने वाली है। तो क्या इंडिया गठबंधन की ताकत और बीजेपी के खेल का पर्दाफाश होने के बाद अब पलट रही है सियासी बाजी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ, प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। शकील जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं, क्या पैगाम है यहां से इंडिया गठबंधन का रामलीला मैदान से? राजीव जी, बहुत बड़ा पैगाम है और अभी आपने जो प्रियंका गांधी को सुनाया, तो प्रियंका गांधी जो कह रही थी वो दरअसल रामचरितमानस की एक चौपाई सुना रही थी। रावण रथी विरथ रघुवीरा। घबराए हुए विभीषण ने कहा था रावण को देख के राम जी से कि वो तो रथ पे है, आप विरथ हैं। तो जो उसका अर्थ वो बता रही थी, वो चौपाई क्या है वो हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। तो जिस वक्त प्रियंका गांधी बता रही थी, दरअसल श्री राम वो विभीषण को सुना रहे थे, समझा रहे थे। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। ये जो रथ है ये दूसरा ही रथ है जो हमारे पास है। तुम्हें विरत दिख रहा है, तुम घबराए हुए हो, मित्र भाव से कह रहे हो, सखा भाव से कह रहे हो, पर हमारा रथ कौन सा है? बल विवेक दम परहित घोरे। इसी का अर्थ बता रही थी प्रियंका गांधी कि बल है उसमें, विवेक है उसमें, दम है उसमें, परहित घोरे, इसके घोड़े हैं, इसके अश्व है उसमें। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, उसमें क्षमा है, कृपा है, समता है, समानता का भावना है। रजु रस्सी, जोरे बागडोर, उसकी रस्सी से बंधे हुए हैं घोड़े। बहुत बड़ी बात कही आज प्रियंका गांधी ने। उन्होंने समझा दिया, उन्होंने खुद कहा कि सारे संसाधन है मगर उससे कुछ होता नहीं है। क्षमा कृपा समता किसके पास है? बल विवेक दम परहित, परहित किसके पास है? परहित का भाव वो हमारे पास है, वो विपक्ष के पास है, वो जनता की जो तर्जुमानी कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके पास है। तो आज की ये लोकतंत्र बचाओ जो रैली है, उसका एक तो नाम ही बहुत अच्छा है और वो सारे अर्थ ध्वनित कर रहा है। दरअसल लोकतंत्र बचाओ का मतलब क्या है? जनता, गरीब, अपने वोट की ताकत को बचा लो तुम। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। ये आज जो सारे नेता आ रहे हैं, अभी जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि दिल्ली छोड़ के चले गए, जो मेरठ गए थे प्रधानमंत्री जी, तो जनता के बीच ही गए थे ना। 5 साल में उनको जनता की याद आती है, उसके पास जाते हैं वो। तो जनता इस बात को समझ रही है कि मेरे पास ये तब तक आएंगे जब तक मेरे पास ये वोट रहेगा। जिस दिन मेरे हाथ से वोट चला गया, वोट का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब
वोट, फिर ये नहीं आने वाले, कोई नहीं आने वाला। तो आज जनता इस बात को समझ रही है कि उसे अपने वोट की ताकत को बचाना है। और जो राहुल कह रहे थे कि ये मैच फिक्सिंग है, तो बहुत सही बात कह रहे थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज का जो पैगाम है वो चला गया, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, न ये गोदी मीडिया और न जो बाकी तंत्र हैं वो। देखिए, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है, उससे बड़ी पब्लिसिटी दुनिया में कोई नहीं होती। जो लोग आए हैं वो अपनी बात पहुंचाएंगे। ये जो आप यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं, आप सुबह से इसको लाइव कर रहे हैं, ये करोड़ों लोगों तक बात पहुंची है। ये सुबह से आप दिखा रहे हैं लाइव और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ये रुकने वाली नहीं है। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो भी रुकने वाला नहीं है। और ये जो मीडिया है उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं, उसे भी कुछ फोटो दिखाना पड़ते हैं, दो शब्द बताना पड़ते हैं, तो वो भी बीच बीच में कभी राहुल का भाषण, कभी तेजस्वी का भाषण, कभी अखिलेश का भाषण, प्रियंका का भाषण, कभी सोनिया गांधी का वो प्रभावशाली व्यक्तित्व जब वो आ रही हैं और सब खड़े हुए हैं, इतना भव्य दृश्य था वो, उसको दिखाना पड़ा उन्हें। और आके जब वो सुनीता केजरीवाल के पास बैठी तो उनका हाथ पकड़ के जिस ममत्व से वो बात कर रही हैं, वो जो ममत्व है, जो बड़प्पन का भाव है, जो मां का भाव है, बड़ी बहन का भाव है, वही तो है जो राम विभीषण से कहते हैं क्षमा कृपा। क्षमा का भाव होना चाहिए, कृपा का भाव होना चाहिए। सोनिया के लिए क्या क्या नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल ने। सोनिया पे उसके कई चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक दृश्य और चलाना पड़ा टीवी वालों को कि जब सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल से बात कर रही थी तो राहुल उनसे कोई जरूरी बात करने आए, तो वो उस वक्त राहुल गांधी को तवज्जो न देकर सुनीता केजरीवाल को तवज्जो दे रही हैं। तो ये मैसेज जो है किसी के रोके नहीं रुकता। तो आज का ये पैगाम जो है ये दूर दूर तक पहुंच गया है। और ये जो आज की महारैली है ये चुनाव पलटने वाली साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये आखिरी रैली है। इसके बाद हमें लगता नहीं है, अब चुनाव शुरू हो गए हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। ऐसी बड़ी रैली अब किसी और क्षेत्र में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी कहना मुश्किल है। मगर रामलीला मैदान अपने आप में ऐतिहासिक है और यहां से दिया हुआ मैसेज जो है वो पूरे देश में जाता है। और देश में मैसेज सिर्फ एक ही गया है और वो मैसेज ये है कि अपने वोट की ताकत अगर बचाना है तो बचा लो। लोकतंत्र बचाओ का मतलब यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने सारे नेता आए हैं, जो भगवंत सिंह मान ने कहा कि तुम्हारे कैमरे हिल गए होंगे, कांपने लगे होंगे, बहुत सही बात कही। किसी को उम्मीद नहीं थी। ममता बनर्जी ने अपने आदमी को पहुंचाया, बाकी सब तो खुद ही आए हुए थे। और उनके अंदर जो उत्साह दिख रहा था, जिसने नजदीक से इस रैली को देखा है, जो सुबह से देख रहा था कि एक नेता जब आता था तो सारे नेता खड़े होके गले मिलके हाथ मिला के उसको स्वागत करते थे। यही एकजुटता होती है कि सब एक दूसरे को देख के खुश हो रहे थे और सबको एक दूसरे को देख के ताकत आ रही थी। देखिए, जो आज 5 साल में या 10 साल कह लीजिए मोदी जी की जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है? डर का साम्राज्य। और राहुल ने इसी डर के साम्राज्य के खिलाफ डरो मत का नारा दिया था। और आज उसको और मॉडिफाइड करके यहां से सारे नेताओं ने कह दिया, विपक्ष के नेताओं ने कह दिया कि डर किस बात का जी, क्यों डरते हो? हम नहीं डर रहे, न तुम्हें डरने की जरूरत है। ये डर का राज खत्म होने वाला है। तो आज की जो रैली है वो बाजी पलट रैली साबित होगी। और आप देखेंगे कि आज के बाद विपक्ष का हौसला बहुत बढ़ा हुआ होगा और सब अपने अपने क्षेत्रों में जाके जिस तरह से काम करेंगे वो मोदी जी के लिए अंत की शुरुआत कर सकता है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल, बाजी पलट रैली क्या माना जाए इसे? बाजी पलट रैली जिस बारे में शकील अख्तर जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और साथ साथ यहां से जो पैगाम गया है वो गांव गांव तक, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक, और कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह। और एक नहीं, एक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि 28 दलों के कार्यकर्ता इस पैगाम को जो आए वो भी, जो नहीं आए वो भी। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आज की इस रैली को और इससे क्या कुछ इंडिया गठबंधन को हासिल?
प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हैं, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। देखिए राजीव जी, आज की जो रैली है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, आज की जो रैली है राजीव जी, वो ऐतिहासिक है। एक तो मैदान ऐतिहासिक है, रामलीला मैदान, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक क्लास हुई आज ये। उनको देखना चाहिए इसको, जो इस दौर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने तो देखा है, और एक बड़ा सिंपल सा सूत्र है। आप भारत के पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर आप देखें पिछले 50 साल की, तो विपक्ष जब भी सत्ताधारी दल के खिलाफ एक हुआ है, वो सत्ता में आया है। और आज जो विपक्ष की एकता है, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट, कोई शक शुबा नहीं है। एकदम क्लियर कट ये एकता जो है मंच पे दिखाई दे रही है, और जो आंखों को दिख रहा है वही सही होता है। दूसरी बात, अब आप देखिए कि जो सोशल, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल स्पेक्ट्रम है, जो आपको ये फ्रेम में दिखाई दे रहा है, विजुअल में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, पूरब, दक्षिण, सब है यहाँ पे जी। उसके बाद आप देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, दलित, पिछड़ा, सब हैं। कोई एक बिरादरी या एक कोई समाज का हिस्सा छूटा नहीं कि जिसका कि नेतृत्व वहां पे नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश गया है आज। और आप देखिए कि काबिलियत के हिसाब से भी आप देखिए, तजुर्बे के हिसाब से देखिए, तो बहुत सारे जो नए लोग भी हैं। आप देखिए कि 2 महिलाएं आज दिखाई दी, बल्कि कह दूं कि सागरिका घोष के साथ 3 नई महिलाएं दिखाई दी वहां पे, जो मिसेस केजरीवाल है, सुनीता केजरीवाल, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी रही। सोरेन जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और MBA है। सागरिका घोष पत्रकार हैं। तो ये इतने एजुकेटेड लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा एक संदेश वहाँ से जो बातों में आया, वो 2 बहुत इम्पोर्टेंट संदेश दिखाई दिए। एक, राहुल गांधी ने जो कहा कि मैच फिक्सिंग, देखिए मैच फिक्सिंग की आशंका तो है, लेकिन वो मैच फिक्सिंग किन लोगों के बीच में है? राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कॉर्पोरेट के साथ। कॉर्पोरेट के पीछे कौन है? ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रही है, चुनाव आयोग, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, ये मैच फिक्सिंग के किरदार हैं। और तो क्या ये मैच फिक्सिंग कामयाब हो सकती है? कोशिश तो मोदी जी कर रहे हैं कि इस मैच फिक्सिंग की। राहुल गांधी का आरोप सही है इस मामले में। तो सवाल हो कि इसको कैसे विफल किया जाए। इसको विफल भारत की जनता, ये संदेश यहाँ से गया है। और राजीव जी, जब भी डेमोक्रेसी पे आंच आई है, तो भारत की जनता ने सब मुद्दे छोड़कर, तमाम आर्थिक विषमताओं को, तकलीफों को भुलाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है काम किया है। एक राहुल गांधी ने वहां पे मैच फिक्सिंग के बात में एक और बात कही है, सोशल मीडिया की मैच फिक्सिंग। मेटा, जिसका कि फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है जी, अभी भी मॉडल कोड ऑफ बाद राजीव जी, अभी भी बीजेपी की तरफ से सरोगेट एडवर्टाइजिंग, यानी थर्ड पार्टी विज्ञापन, यानी जो बीजेपी के नहीं है लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में विज्ञापन दे रहे हैं, वो चल रहा है। इसकी सुध ना इलेक्शन कमीशन ले रहा है और ना वो कंपनी ले रही है मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाती है। ये मैच फिक्सिंग का उदाहरण है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है। कई सारे उस इन्वॉल्व हैं जो उस तरीके के संदेश, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, तमाम चीजें जो है वो कर रहे हैं। दूसरा बड़ा संदेश वहां से गया है राजीव जी कि SIT का, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो
घोटाला हुआ है, उसका एक पक्ष तो हमने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही खोल दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के से की लिस्ट आ गई, किसने किसको कितना बीजेपी को पैसा दिया, उसके बदले उनको क्या लाभ हुए, क्या ठेके मिले, कौन सी ईडी की रेट जो है वो पड़ी तो उन्होंने दिया, वो सब हमने देख लिया। 2 लाख करोड़ के ठेके दिए गए, काम दिए गए, वो जनता का पैसा है। इसकी तो जांच होनी चाहिए, कौन से अधिकारी थे जो इस पूरे वसूली की गैंग में लगे हुए थे, इसकी जांच तो होनी चाहिए, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से होगी। तीसरा एक बड़ा संदेश जो राहुल गांधी पहले दे चुके हैं और इसका असर हो रहा है, जो उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों की खबर लेंगे। जो ये कार्यकृषि है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह ब्यूरोक्रेसी का काम कर रही है, जो छापे मार रही है विपक्षी पार्टियों, क्या इनकम टैक्स की नोटिस भेज रहे हैं, खाते सील कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है जी, इनकी हम खबर लेंगे। तो ये 3-4 बड़े संदेश गए हैं जिसका असर अभी से दिखने लगा है। तो इसलिए आज की रैली से पॉलिटिकल पहिया घूम चुका है। अब ये यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में लोग जाएंगे। इसके विपरीत मोदी जी का नैरेटिव क्या है? मोदी जी कह रहे हैं जी हम अकेले हैं, हम डरते नहीं हैं। और जब वो कह रहे हैं तो उसी मंच से तमाम डरे सहमे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो मैंने देखा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का ये क्या पैगाम और ये कितनी दूर तक जाता दिखाई देता है आपको, यही हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, अभी आपके पास आया था और सवाल ये है कि क्या यहाँ से बाजी पलटते हुए आप देख रहे हैं, चुनाव की बाजी पलटते हुए आप देख रहे हैं, क्या यहाँ से यानी कि रामलीला मैदान से जो पैगाम गया है उस पैगाम के मायने क्या हैं? क्या इंडिया गठबंधन आज की तारीख में एक अच्छी खासी चुनौती देने को तैयार नजर आता है सत्तारूढ़ दल को? जी शुक्रिया राजीव जी। आपके सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं एक इंडी गठबंधन बना है, वो समझते हैं कि मुझे डरा देंगे। अब ये समझिए कोई डरा रहा है कि नहीं डर रहा है, डरने वाला आदमी बोल रहा है कि वो डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जुबान पर डर आ गया, ये बात मैं कह रहा हूं और ये आपके सवाल का जवाब है, ये इम्पैक्ट है। इस रैली को हम कैसे देखें? एक तो रैली देखने का तरीका भीड़ होती है, तो भीड़ अब उतना बड़ा पैमाना नहीं रही, कम भीड़ पैमाना होती है। अब रैली में ज्यादा भीड़, इंडिया की मुंबई रैली में भीड़ हुई, यहां भी भीड़ हुई, तो इसको चलिए हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। सेटिस्फैक्टरी भीड़ बोले, उत्साहजनक भीड़ बोले, खराब नहीं है, पॉजिटिव है। दूसरा, नेताओं की एकजुटता, ये यूनिक है। एक ऐसे समय में जब नेता एकजुट नहीं हो रहे थे, लोग कह रहे थे इंडी गठबंधन टूट जाएगा, भटक जाएगा, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे। अब ममता बनर्जी जी को भी ये बताना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। ये ऐलान ब्रायन जी, डेरेक ओब्रायन जी ने किया और सागरिका घोष ने किया, दोनों ने किया। और ये बात आम आदमी पार्टी को तो बहुत पहले समझ में आ गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज अकेली खड़ी होती अगर इंडिया गठबंधन में नहीं होती। आज जो ताकत आम आदमी पार्टी को दिख रही है मिलती हुई, ये इंडिया गठबंधन के महत्व को बता रहा है। ये कांग्रेस का महत्व नहीं है, एक पार्टी का महत्व नहीं है। कुछ लोग इसको इस रूप में न देखें। ये कांग्रेस के इर्द गिर्द जमा हुए सारे दलों की ताकत है। पांचों उंगली मुड़ करके मुट्ठी बनती है, ये मुट्ठी है इंडिया। तो इस तरीके का ये एहसास ये दे रहा है। इसके अलावा जो रेजोल्यूशंस लिए गए हैं, वो रेजोल्यूशंस बताते हैं कि इस चुनाव का एक तरह से टास्क मुद्दा भी तय करते हैं।
वो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, खाते फ्रीज करने से लेकर के जो आईटी, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल है वो बंद करो, और चुनाव आयोग से ये कहना कि हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड दो। ये सारी जो बातें हैं ये मुद्दा है। भ्रष्टाचार, इसके अलावा ये रिजोल्यूशन के अलावा भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया है, और ये बात लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। नरेंद्र मोदी जी अब नहीं बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पर उनका टेक क्या है। वो 41 कंपनियां, वो 2441 करोड़ रुपए, वो हर कंपनी से 41 कंपनियों से सीबीआई, ईडी, आईटी को भेज करके वसूली। इन मामलों पर बीजेपी चुप क्यों है? क्यों नहीं वो बोलती कि ये पैसे हमने नहीं लिए? क्यों नहीं बोलती हमने एक्सटॉर्शन नहीं किए? क्यों नहीं बोलती कि ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है? और भ्रष्टाचार का पैसा है तो बांट दो भाई गरीबों में। जैसे आप स्विस बैंक से आपको लाना पड़ता काला धन, 15-15 लाख देते, इस बार तो लाना भी नहीं है, आप ही के पास मौजूद है 2700 करोड़ से ज्यादा रुपए, और वो भ्रष्टाचार का पैसा है। या तो बोलो कि भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, या तो बांट दो गरीबों में जैसा ऐलान कर रहे हैं। ये जो प्रतिध्वनि है ये इंडिया गठबंधन के नेताओं के भाषणों से दिख रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप आप सिर्फ विपक्ष के लोगों पर नहीं लगा सकते, भ्रष्टाचार के आरोप आपकी तरफ ज्यादा है। वॉशिंग मशीन जो है नहीं चलेगा, जनता इसको समझ रही है, देख रही है, ये मैसेज भी दे रहे हैं। मैं कल्पना सोरेन के भाषण को एक खास तौर से उद्धृत करना चाहता हूं। कल्पना सोरेन ने तर्जनी उंगली दिखलाई, इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इसी उंगली से वोट देते हैं ना, तो वोट जो है सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में। कोई नेता बहुत बड़ा नेता हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता से भी बड़ा हो गया। कोई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता से भी बड़ी हो गई। ये बात कल्पना सोरेन की लोकतंत्र को समझाने के लिए बहुत सरल भाषा में बहुत प्रभावशाली बात रही। उन्होंने, उनके भाषण के और भी पहलू हैं, लेकिन बाकी नेताओं ने भी जो वक्तव्य दिए हैं और उन्होंने सारे विपक्ष की भावना को रखा है। और सार ये है कि अगर एकजुट होकर के इस वक्त लोकतंत्र की लड़ाई को नहीं लड़ा जाता है तो आगे आने वाले समय में मौका नहीं मिलेगा। ये सार है। एकजुटता सबसे बड़ा महत्व है, नेताओं की एकजुटता, पार्टियों की एकजुटता। एक गोल तय हुआ है, वो साझा गोल है, लोकतंत्र को बचाना है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और इसके अलावा राहुल गांधी जी ने जो बात की कि 22 लोगों के पास में 70 करोड़ की दौलत के बराबर दौलत है, यानी 22 करोड़ इक्वल्स टू आधी आबादी। ये जो बात उन्होंने कही है ये भी आंखें खोलने वाले। हालांकि आंकड़े नए नहीं हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के मंच से ये बात जब बोली जाती है तो पूरे विपक्ष की चिंता के तौर पर ये सामने आती है कि आधी आबादी के पास 22 लोगों के बराबर पैसे हैं। ये चौंकाती है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट आयाम को जोड़ करके एक सूत्र में पिरो करके लोग एक तरह से लोकसभा चुनाव का एक एजेंडा सामने रख दिया है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये देश चुनाव लड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, इन तमाम मुद्दों पर जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उन मुद्दों पर ये देश जो है और खासकर विपक्ष चुनाव लड़ने जा रहा है। और विपक्ष, आप जानते हैं कि आज उनकी एक महारैली रामलीला मैदान में हुई और उसी रैली की चर्चा हम इस न्यूज पॉइंट में कर रहे हैं। और क्या विपक्ष ने मोदी का कर दिया पर्दाफाश, ये हम यहाँ सवाल और सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश। रामलीला मैदान में इंडिया ने ताकत दिखाई है और कैसी ताकत दिखाई है, इस ताकत के क्या मायने हैं। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, इस ताकत के क्या मायने लगाए जाएं? जिस बात इसमें जो निकल कर आई है राजीव जी,
कि आज की इस सभा में तमाम लोगों ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है वो वही कहीं जो है बहुत ज्यादा गंदी है। और इस प्रकार से वो जो कह रही है कि सबको हम भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, अब उनकी बात को कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। लेकिन जो हम पहले बात करते कि संदेश क्या गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो मतदाताओं के पास तो संदेश गया ही गया है। जो लोग अभी तक सोचते थे कि ये गठबंधन जो है चलेगा नहीं चलेगा, कितना एकजुट है नहीं है, तो जैसा कहा जाता है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल, आज आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, आप कल्पना कीजिए कि अगर ये गठबंधन नहीं होता तो पता नहीं कितने लोग और जो है आम आदमी पार्टी के सारे आधी पार्टी शायद उनके नेताओं की जो है वो जेल में रहती। लेकिन इसका जो दूसरा बड़ा असर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि दो पक्षों पे जाएगा, या दो अप्रत्यक्ष सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो है पहला ब्यूरोक्रेसी, जो अधिकारीगण है वो भी आज के बाद सोचने लगेंगे कि हमें किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून कायदों को तोड़ना है या संविधान के नियमों को तोड़ना है। और दूसरा जो है मीडिया वो वाला मीडिया जो सीधे सीधे सहयोग करता है भारतीय जनता पार्टी के, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाता है और एक प्रकार से उसमें पार्टी ही बन चुका है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन मुझे ऐसा लगता है कि अब चुनाव के आते तक इन्हें समझ जाएगा कि हमें अब बहुत ज्यादा तटस्थ भी रहना है और हमें एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या सरकार को सहयोग नहीं करना, यह संदेश जाएगा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, राजनीतिक चीजों को अगर हम एक तरफ रख दें तो एक तरह से जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, इसके कारण मुझे लगता है कि एक सहानुभूति की भी लहर जो है वो पैदा हो सकती है। इस गठबंधन को उसका समग्र फायदा होगा। जैसे हम देख चुके हैं कि ये बड़ा असर करता है। आप याद कीजिए कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद जब इंदिरा गांधी को जेल में डाला गया तो इंदिरा गांधी उस सहानुभूति लहर का उसको फायदा मिला। और 1980 में हालांकि उसमें जनता पार्टी की अपनी भी कमजोरियां थी, वो भी अपने आप में भी बिखरी, ऐसा नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसका फायदा निश्चित रूप से उठाया। दूसरी बड़ी चीज जो हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जो आए थे उसमें भी सहानुभूति लहर का एक बहुत बड़ा असर था और इंदिरा गांधी की मौत के कारण। और तीसरा बहुत बड़ा उदाहरण कि राजीव गांधी की 1991 के चुनाव के दौरान, 90-91 के चुनाव के पहला चरण हो चुका था और दूसरे चरण के पहले जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके नतीजे जो बताते हैं कि सेकंड फेज में जो है उसमें कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी और उसके कारण जो है वो सत्ता में आ गई थी। तो सहानुभूति लहर एक फैक्टर है और हमेशा रहता है। हम बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी देखते हैं कि किसी विधायक के मरने पे, किसी सांसद के मरने पे अगर उसकी पत्नी को खड़ा कर दिया जाता है तो वो सहज ही जीत जाती है, या कोई उसके बेटे को या बेटी को खड़ा कर दिया जाता है तो उसमें भी वो जीत जाती है। तीसरा जो अंतिम संदेश जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक हम देख रहे हैं कि नेता तो आपस में मिल चुके थे, लेकिन एक शंका ये थी कि क्या कार्यकर्ता भी एक तरह से एक दूसरे के लिए काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे यह संदेश गया है कि गठबंधन का कोई भी सदस्य या गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में है और अगर वो कार्यकर्ता की पार्टी का नहीं तो भी मुझे लगता है कि कार्यकर्ता जो है अब इसके बाद अपनी केवल पार्टी के लिए काम नहीं करेगा बल्कि समग्र गठबंधन के लिए काम करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझिए कि बाजी निश्चित रूप से पलट जाएगी, क्योंकि ये अभाव जरूर था कि हम केवल अपनी ही पार्टी के लिए काम करेंगे, अगर मेरे क्षेत्र का जो उम्मीदवार है किसी और पार्टी का है गठबंधन के अंतर्गत तो शायद वो सहयोग करे या ना करे, ये जो शंका बनी हुई थी अब इसके बाद वो शंका भी खत्म हो जाएगी। कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए काम करना सीख चुके हैं और इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो सबसे पहले पहुंचने वालों में कांग्रेस ही थे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद और आप देखिए 22 तारीख को का घटनाक्रम और आज 31 तारीख है और लगभग हफ्ते भर में एक बहुत बड़ा जमावड़ा दिल्ली के रामलीला मैदान में, और इसी मैदान में ये ऐतिहासिक मैदान है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इसी मैदान से अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो अस्तित्व में आई और अब देखिए कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बल्कि इंडिया गठबंधन की मजबूती, हेमंत सोरेन के समर्थन में और मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली का आगाज हमने देख लिया और यहाँ से इस चुनावी रैली का आगाज भी हमने देखा और इसकी बहुत बड़ा जो इसका मैसेज है, पैगाम है, वो शायद जन जन तक पहुँचे।
अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं इस रैली को, और यहाँ से क्या आपको लगता है कि ये आवाज़, ये पैगाम जन जन तक पहुँचाने में इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो कामयाब साबित हुए हैं? और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या इंडिया गठबंधन के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और बार बार इंडी गठबंधन कहें या जो भी कह लें, और उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को जो डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें सफल अभी तक हो पाए हैं क्या? राजीव जी, एक तो अभी भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन के विरुद्ध कोई बात करके कोई माहौल बनाने में तो असफल रहे हैं पूरी तरीके से, जबकि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जबरदस्त तरीके से माहौल बना दिया है। और चुनाव जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल जबरदस्त तरीके से बनता जा रहा है। आज राजीव जी जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे इस रैली में, तो उन्होंने एक बात कही जो हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं। हम लोग इस पर चर्चा की है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच, दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उसकी तरफ ध्यान दिलाया और कहा कि सिर्फ गठबंधन जो है वो नेताओं का नहीं होता है, हमारे निचले स्तर पर भी जो गठबंधन होना चाहिए और एक दूसरे को काटने की चीज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ हम सब एकजुट होकर के बैठे हैं और एकजुट पूरी तरीके से हैं हर स्तर पे। तो ये बात राजीव जी मंच से भी कही कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता दोनों जो हैं वो एकजुट हैं और उनका एक लक्ष्य जो है वो इस देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, वोट के अधिकार को बचाना, ये उनका एक लक्ष्य है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। तो मुझे लगता है राजीव जी कि जो संदेश इंडिया गठबंधन देना चाहता था वो संदेश तो जा चुका है। अगर संदेश नहीं गया होता तो इनके कार्यकर्ताओं के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि आज जिस तरीके से नारे लग रहे थे, हमारे इकरार जो वहाँ संवाददाता मौजूद थे उन्होंने बताया भी था जब हम लोग वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जब भगवंत मान बोल रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और जब राहुल गांधी बोल रहे थे या खड़गे जी बोल रहे थे उस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये बॉन्डिंग जिस तरीके से देखने को आई है, मुझे लगता है कि ये दूर तक बात जो है अच्छी तरीके से पहुंच चुकी है और इसीलिए प्रधानमंत्री आज घबराए हुए मालूम पड़े। मेरठ में जिस तरीके से उन्होंने बातें की उससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री घबरा चुके हैं और बुरी तरीके से घबरा चुके हैं। वो जो भी बातें कह रहे राजीव जी वो घबराहट में निकल दिया, कोई मुझे डरा नहीं सकता है। अरे आप तो डरे हुए खुद ही है भाई, तो आपको डराएगा कौन? आपको डराने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है, डरा तो आप रहे हैं, एजेंसियां आपके पास है, संसाधन आपके पास है, तो डरा तो आप रहे। आपको कौन डरा सकता है? और अगर आपको कोई डरा सकता है तो इसका मतलब कि 70 सालों में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आप हैं, जो कोई विपक्ष आपको डरा सकता है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने खुद ये बता दिया है कि वो डरे हुए प्रधानमंत्री हैं और डरा हुआ प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए है। तो ये प्रधानमंत्री खुद तय कर चुके हैं कि उनको अब चले जाना है, क्योंकि डरा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ नेता इस देश को स्वीकार नहीं है राजीव जी किसी भी तरीके से। जी, डरा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ नेता इस देश को कतई स्वीकार नहीं। और ये सारी बातें आज उस मंच से, इंडिया गठबंधन के मंच से कही जा रही थीं और एक तेवर, एक जोश, एक उमंग सब कुछ दिखाई दे रहा था इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में। और एक नहीं बल्कि 28 दलों के नेता यहाँ इंडिया गठबंधन के इस मंच पर, इस रैली में मौजूद थे। ज़रा एक बार फिर से आना चाहता हूँ शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, इसके क्या मायने आप निकालते हैं और क्या अब जबकि चुनाव सामने है, कल से अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, चुनाव इसी महीने से उसकी भी शुरुआत हो जाएगी और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब तो रिजल्ट तो सामने होगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ आप देखते हैं? एक लंबा अनुभव है चुनाव का, चुनावी राजनीति का आपका, उस पे रिपोर्टिंग का, राजनीति करने का नहीं बल्कि रिपोर्टिंग का। तो उस लिहाज से भी समझूं कि क्या आपको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन के नेताओं में आज था, ये कॉन्फिडेंस ये बताता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे कि 180 सीटें भी आ जाएं तो बहुत हैं अगर निष्पक्ष फेयर चुनाव हो जाए तो? देखिए राजीव जी, मोदी जी को जब से उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की है तब से हम देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनकी रथ यात्रा में वो थे, वो पूरा हमने कवर किया। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जब कश्मीर आए तब मोदी जी उनके साथ थे, तब हमने पूरा उनको देखा और बहुत नजदीक से देखा। उसके बाद 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने और अपना पहला चुनाव लड़ा और विधानसभा में पहली बार वो जीत के आए, अपनी पार्टी को जिताया, तो तब से लेके आज तक कभी भी नरेंद्र मोदी जी संशय में नहीं दिखे।
जिसे अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे कि वो डरे हुए हैं, तो वो डर, वो संशय, वो घबराहट पहली बार मोदी जी के चेहरे से दिख रहा है, मोदी जी के हाव भाव से दिख रहा है। कैसे? इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसा है जब मोदी जी दूसरी पार्टी को, विपक्ष को, सामने वाले को चुनाव लड़ने ही देना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ गई, विपक्ष चुनाव लड़ गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी जो लेटेस्ट है 3,567 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया है। 3,567 करोड़ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टीज पे माफ होता है, लगता नहीं है, उससे मुक्त होती है। उससे उनको नहीं दिया, सीपीआई को भी दिया है। तो ये क्या है? ये वही है जो राहुल गांधी कह रहे थे कि बीच खेल में नियम बदलना, मैच फिक्सिंग। ये नोटिस कब दिया? जब पहले फेज के नामांकन पूरे हो चुके थे, जब चुनाव शुरू हो चुका था। इसका मतलब कि बीच खेल के अंदर मोदी जी को लगा कि मैं हार सकता हूं, मैं हार जाऊंगा, तो वो रूल बदल रहे हैं। जैसे हम लोग जब बचपन में खेलते थे, तो जब जीतने लगते थे तो सामने वाले लड़के कहते थे कि नहीं, अब आप सीधे हाथ से बैटिंग मत करिए, लेफ्ट से बैटिंग करिए। या अगर आपके पास बॉलिंग होती थी तो कहते थे राइट हैंड से बॉलिंग मत करिए, लेफ्ट से बॉल डालिए। और होता क्या था कि फिर भी आप जीत जाते थे। मोदी जी वही कर रहे हैं कि तैराकी की कंपटीशन है और अपने प्रतिद्वंदी से कह रहे हैं कि इसके हाथ बांध दो और हाथ बांध के पानी में फेंको। लेकिन डर इतना है कि वो फिर भी उसके सामने नहीं तैर पा रहे, वो सिर्फ पांव के सहारे। आपको मालूम होगा, जो लोग तैराक हैं वो जानते हैं कि हाथ बंधे होने के बावजूद भी आदमी अपने शरीर के बाकी हिस्सों के सहारे तैर सकता है। तो आज मोदी जी की हालत वही है, वो घबराए हुए हैं। और क्यों? इसका एक बड़ा कारण है, जो उनमें संशय है, जो डर है, कि आज जो वो कहते हैं लोगों से कि मैं 5 साल बाद ये कर दूंगा, यानी कि 2029 में, 2034 में ये कर दूंगा, 50 साल बाद ये हो जाएगा, 1000 साल बाद ये हो जाएगा, तो जनता उसको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जनता की हालत आज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हालत क्या है कि रोजगार नाम की चीज नहीं है। 83% युवा बेरोजगार, जो कुल बेरोजगार संख्या है देश के अंदर, उसमें 83%, आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। और 65% युवा जो है, टोटल देश का जो युवा है, उसमें उसके पास रोजगार नहीं है। विस्फोटक स्थिति है ये। और ऐसे में जो भी आंकड़े बताए कि देश के जो 40% लोग हैं, उनके पास जितने संसाधन है, जितनी पूंजी है, वो 1% लोगों के पास है। दुनिया के सबसे निचले देशों में हमारी गिनती होने लगी है। तो मोदी जी की बातों से मोदी जी को समझ में आ गया कि अब काम चलेगा नहीं, उनके सारे दांव फेल हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा, राम मंदिर का इशू चल नहीं रहा, बाकी कोई इशू चल नहीं रहा, और दूसरी तरफ जनता के इशू अपने आप बन रहे हैं। ये कोई नहीं बना रहा। बेरोजगारी इशू कोई बना नहीं सकता। आप रोजगार नहीं दोगे, बेरोजगारी अपने आप इशू बन जाएगा। लड़के लड़कियां ओवर एज हो रहे हैं, 10 साल हो गए पूरे। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, और करोड़ों रोजगार हर साल छीन लिए गए। तो ये इशू जब बन गए हैं, तो जाहिर है कि मोदी जी को संशय में पड़ना ही था, मोदी जी को डर में पड़ना ही था। इसलिए आज मोदी जी जो हैं, वो खेल के नियम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के शब्दों में मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अब यह संभव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि आप जो भी काम करोगे, करते अफसर ही हैं। कोई अनजानी ताकत नहीं है जो आके कर जाए। और अफसरों की समझ में आ गया है। राहुल गांधी ने बड़े कड़े शब्दों में कह दिया है, दिग्विजय सिंह ने बहुत कड़े शब्दों में कह दिया है, बाकी नेताओं ने कह दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दिग्विजय ने तो यहां तक कह दिया कि फांसी होगी। याद रखना, देशद्रोह का काम कर रहे हो। देखिए, होता क्या है कि 2004 के चुनाव से पहले भी यही स्थिति थी, और उस वक्त सोनिया गांधी आज इस मंच पे मौजूद थी, और सबसे बड़ा व्यक्तित्व उन्हीं का दिख रहा था, सब लोग देख रहे थे।
जो वहां पे थे उन्होंने देखा कि आज सोनिया गांधी की तरफ लोग कितने सम्मान के भाव से, नेता लोग सारे देख रहे थे, जनता तो देख ही रही थी, कितने सम्मान के भाव से सोनिया गांधी को देख रहे थे। तो सोनिया गांधी ने 2004 के चुनाव से पहले एक दिन प्रणब मुखर्जी को एआईसीसी पहुंचाया और प्रणब मुखर्जी ने एआईसीसी में जाकर एक ही बात कही, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी गड़बड़ करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और बाजी पलट गई। और ऐसे ही आपने देखा था कि 2014 के चुनाव के पहले जब गडकरी पे छापे पड़ रहे थे, उनकी एक कंपनी थी पूर्ति नाम की, तो गडकरी ने ऐसी धमकी दी थी, अफसर डर गए थे। तो हमारे अफसर तो डर जाते हैं और गलत काम कर रहे हैं तो डरते ही डरते हैं। बिल्कुल, उनको बताने की जरूरत है। अभी तक उनको क्या लग रहा था, कुछ नहीं होगा, ये कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, ये विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि विपक्ष ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। तो इसलिए जो है आज की इस रैली का जो मैसेज है वो बहुत बहुत स्पष्ट है। और देखिए आज यहां पे जिनके बारे में शरद पवार के बारे में कहा जाता था, शरद पवार आके बोले, और शरद पवार सबसे सीनियर मोस्ट नेता थे यहां पे जो आए हुए थे उनमें से जी। अब आप कल्पना कीजिए कि वो शरद पवार जिन्होंने बच्चों की तरह अजीत पवार को पाला बड़ा किया, राजनीति मिला है, वो अजीत पवार शरद पवार की बेटी के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। कितना बड़ा काम ये मोदी जी या बीजेपी कर रही है कि भाई बहन है वो रिश्ते में, दोनों चचेरे, शरद पवार के भाई का लड़का है अजीत पवार जी, उनको चुनाव लड़वा दिया आपस में। तो ये जनता भी अच्छी तरह समझ रही है कि ये क्या हो रहा है। और विपक्ष के नेता जो हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें एक मैसेज चला गया है कि अब अगर पीछे हटे तो कोई बचने वाला नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आज ये रैली नहीं होती, ये विपक्ष एक नहीं होता, तो केजरीवाल जी का एक भी आदमी उनकी पार्टी में बच पाता? इतना आतंक था, सबको बीजेपी या तो गिरफ्तार कर लेती या अपने में मिला लेती। लेकिन आज केजरीवाल का आदमी, केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल के लोग में 10 गुनी ज्यादा ताकत आ गई है। मूलतः तो केजरीवाल के समर्थन में ही रैली थी ना, बाकी और भी बहुत सारी चीजें थी, मूलतः तो वही थी ना। तो केजरीवाल की समझ में अच्छी तरह आ गया जी। नहीं, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। केजरीवाल की समझ में अच्छी तरह आ गया, सुनीता केजरीवाल की समझ में अच्छी तरह आ गया कि ये विपक्ष ने, ये कांग्रेस ने आज उन्हें कितनी ताकत दी है, और ये सारे विपक्षी नेताओं को आ गया। तो हम यही कह रहे थे कि आज की जो रैली है निश्चित ही रूप से इसका संदेश बहुत व्यापक है और ये पूरी तरह से आज गेम को बदल देगी। ये आज का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जी। बिल्कुल, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या इसे माना जाए रामलीला मैदान की इस रैली को, और खासकर चुनाव के लिहाज से। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत है। और सीधे आप ही के पास, क्या ये जिस आखिरी सेंटेंस को बोल रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, क्या आप मानते हैं कि इस चुनाव के लिए रामलीला मैदान की ये रैली एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है? हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस मैदान से विपक्ष ने ये भी बता दिया है जनमानस में कि अब राम कौन है और रावण कौन है, और सीधा जो मुकाबला होने जा रहा है ये जनता फैसला करने जा रही है, नागरिक फैसला करने जा रहे हैं कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। और मैं राम और रावण की बात इसलिए कर रहा हूं राजीव जी, आज ही एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि ईडी कितना छापेमारी कर रही है, कितना पैसा उगाही कर रही है, और मेरा मन कर रहा है कि ये जो पैसा वसूल हो रहा है उसे मैं जनता में बांटूं। अब आप समझ सकते हो, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये अब तक का मोदी जी का झूठ बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। लोग पूछ रहे हैं कि 15 लाख आए क्या, 10 साल हो गए? अगर पैदल पैदल भी आए होते तो भी लोगों के अकाउंट में पहुंच गए होते। काला धन कहां पहुंचा अब तक? हिंद महासागर में है कि अटलांटिक महासागर में? अभी लोग पूछ रहे हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी हुई क्या? आपने रोजगार के नाम पर पकोड़ा रोजगार की बात की और उसमें भी लोगों को वो भी नहीं नसीब हो रहा। अभी जो शकील साहब ने कहा 83% नौजवान बेरोजगार है, क्या करे वो, जहर खा ले क्या? और योगी जी जो भाषण दे रहे थे कि साहब अगर एक वोट आपका ये फैसला करेगा कि कांवड़ यात्रा निकलेगी,
लेकिन ये विपक्ष ने बता दिया कि एक वोट ये फैसला करेगा कि आपको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक वोट आपका फैसला करेगा कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी। एक वोट आपका फैसला करेगा कि ये जो झूठ बोला जा रहा है गारंटी के नाम पर, वो खत्म होगा कि नहीं होगा। किसान जो आज संघर्ष कर रहे हैं वो घर वापस जाएंगे, ये आपका एक वोट तय करेगा। ये जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सड़क पर, ये एक वोट तय करेगा कि उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हालात इस देश में बने हुए हैं, लोग उसको देख रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल आखिरी में, और मुझे तो वो भी याद आ रहा है कि मोदी जी के बारे में, सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इलेक्टोरल बॉन्ड पर, कि इसमें 8,000 करोड़ रुपया तो इलीगल है, वो तो आपने वापस किया नहीं अभी तक, और हमले पे हमला आप ईडी का करवा रहे हैं। तो लोग ये जान गए हैं कि ईडी का हमला क्यों हो रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का हमला क्यों हो रहा है, क्योंकि आप विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते, और इसीलिए आपने ये जुमला फेंक दिया। मैं अभी बाहर से आ रहा हूं, जस्ट गुजर रहा था मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा कि भाई ये जो मोदी जी ने कहा है कि आपको ईडी का पैसा मिलने वाला है, जानते राजू जी उसने क्या रिएक्ट किया? बोला कुछ नहीं, मुस्कुराया और बगल में थूक दिया। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, साहित्य का विद्यार्थी हूं, मेरी समझ में आया कि वो कितने घृणा से ये बात इनकार कर रहा, खारिज कर रहा है कि क्या मतलब वो मुझे जो भी अब शब्द बोल रहा हो मन में कि क्या बेवकूफी की बात कर रहे। मोदी जी ने अब तक क्या दिया जो अब दे देंगे। लेकिन ये घबराहट है सरकार की कि ईडी वाली बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गई, जो आप लोगों को अंदर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये बात अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम नागरिक तक पहुंच गई है, और इसीलिए घबराहट में आपको ये सब बोलना है। और जो आपने कहा कि ये जो रामलीला मैदान की रैली है, ये जो महारैली है, ये इस देश में महापरिवर्तन लाने वाली है। इस देश के लोगों के आंखों में जो धूल झोंकी जा रही थी, और सिर्फ धूल ही नहीं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के नेता तो बने हुए हैं मोदी जी, लेकिन पिछड़ों के लिए क्या किया अब तक? कास्ट सेंसस के डर में अभी तक सेंसस नहीं कराया, और कराएंगे भी नहीं। मोदी जी का असली मतलब है कि जो कहा वो कभी करेंगे नहीं, ये है मोदी जी की गारंटी। लोग अब इस बात को समझ रहे हैं, और 10 साल में जो हालात, आदिवासियों की क्या स्थिति है, एक आदिवासी जेल में है और आप उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हमने देखिए आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर तो आपके मित्र बैठे हुए हैं, वहां हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं और पूरे जमीनों पर नजरें लगी हुई हैं। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि साहब आपका पैसा जा कहां रहा है? जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपने सपना दिखाया, जो 2047 में विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, वो जाएगा कहां, किधर जा रहा है? सारा पैसा तो चला गया अंबानी और अडानी की तरफ। यहां आपने लोगों को लाइन में लगा दिया कि साहब बस राशन लो, पेट भरो और चुपचाप बैठे रहो, भक्त बन जाओ, आज्ञाकारी समाज बन जाओ। इसमें वो तब्दील करना चाहते हैं, और 5 किलो राशन का मतलब है सब्जी नहीं मिलेगी ना उसे, तो उस मंद बुद्धि रहेगा। वो जो बच्चे पैदा होंगे उनसे वो कैसे होंगे? कुपोषित होंगे, और इसलिए उनको कुपोषित भारत चाहिए, ये विकसित नहीं। असल में मोदी जी को कुपोषित भारत चाहिए, मंद बुद्धि भारत चाहिए, ताकि वो जो कहें वो लोग करें। वो कहें झंडा उठाओ, डंडा उठाओ और ये इस काम पे लग जाओ, वो करें। कोई रोजगार ना मांगे, कोई शिक्षा ना मांगे, कोई गरिमापूर्ण जीवन ना मांगे, कोई महिला ना खड़ी हो कि साहब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये भी ना, क्योंकि मोदी जी के आंखों में कभी पानी नहीं आता। और ये देश तो भारत है जिसने परिवार को जिया, संवेदनशील इतना होता है। और लोग ये भी कहते हैं, मैं मोदी जी के लिए अकेले नहीं कह रहा हूं, कि जो लोग अकेले रहते हैं उनकी आंखों का पानी भी मर जाता है। मोदी जी जिस परिवार की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा छद्म, कि जो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी मणिपुर की महिलाओं के लिए संवेदनशील ना हुआ हो, जिसने किसानों पर लाठियां बरसाई हो, 750 किसान मर गए हो, लेकिन जिसकी आंखों में पानी ना आया हो, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री होने के, प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, इस देश के लोग बेहद समझदार हैं।
इंतजार करते हैं। और अब मुझे लगता है कि वो मौका आ गया है कि लोग ये तय करने जा रहे हैं कि राम और रावण की युद्ध में उन्हें किसे जिताना है, क्योंकि रावण के पास सारी शक्तियां थी, राम तो विरथ थे, शक्तियों से हीन थे, लेकिन उनके साथ लोग खड़े थे, उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, और वही परिदृश्य करीब करीब ये इस समय है राजीव जी। और इसलिए मुझे लगता है कि फैसले की घड़ी आ गई है और लोग मन बना करके बैठे हैं। जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब मैंने कहा कि मोदी जी पैसा देने जाले हैं और उसने मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा करके क्या किया था, लगभग यही परिस्थितियां समूचे देश में। जी प्रेम कुमार जी, आपको भी लगता है परिस्थितियां बदल चुकी हैं? राजीव जी, परिस्थिति बदल चुकी है, एक लाइन बोलने से नहीं बात बनती है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि अब पहले क्या हो रहा था कि सत्ताधारी दल ही एक्शन भी करता था और रिएक्शन भी वही देता था, वही ईडी सीबीआई के छापे भी मरवाता था और वही भ्रष्ट भी बताता था, दोनों काम वही करता था। और बाकी जो विपक्ष था वो कमजोर था, उसकी आवाज रिएक्शन के रूप में नहीं नजर आती। लेकिन अब क्या है कि सवाल पूछे जाने लगे, काउंटर क्वेश्चन होने लगे हैं। आज ही इंडिया रैली की बाद में जो आप देखे होंगे, सबके साथ ये वाकया हुआ होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं वो पूछते क्या होने वाला है, इस चुनाव में क्या होगा। तो ये जो प्रश्न पैदा हुआ है ना, ये प्रश्न उनके मन का डर है कि क्या हार सकते हैं। जहां आप उसको बोलते हैं फिर एक चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन ये पूरे इकोसिस्टम में एक नए सिरे से काउंटर रिएक्शन शुरू हुआ है कि भ्रष्ट कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचार को कौन छिपा रहा है, कौन किस पर जुल्म कर रहा है। ये बातें नए सिरे से पैदा होनी चाहिए। और जो बात अभी और बहस होगी, इलेक्शन कैंपेन होगा तो दिखेगा। नेताओं ने जो आज भाषण दिए, आप सबका नीचे चला रहे हैं, तो सब अपने अपने इलाके से जो इस सत्ता के प्रति समझ है उसको भी वो बयां कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भ्रष्ट जनता पार्टी, तो आप समझिए कि महाराष्ट्र में ये अनुगूंज है कि ये भ्रष्ट जनता पार्टी है और वहां भ्रष्ट तरीके से सरकार को गिराती है और बनाती है। जनता में ये अनुगूंज जो प्रकट हो रही है भ्रष्ट जनता पार्टी। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन समझ सकता है कि ब्रह्मांड से सबसे झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कभी बुलडोजर, कभी राम के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर हमेशा लोगों को ठगती रही है, बेरोजगार भी सड़क पर है और उनको महसूस किया है। ये फीलिंग बता रहे हैं। आप जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहते हैं तेजस्वी यादव की तानाशाही है ये और घमंडी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो ये समझिए कि बिहार की फिजा को बता रही कि ऐसी तानाशाही राजनीति जो अपने सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ती, उसका भी शिकार कर लेती है, उसको भी तोड़ फोड़ मचा देती है। ये पूरी जनता की भावनाएं जुटी है जो यहाँ रैली में दिखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि तस्वीर बदलने लगी है, फिजा बदलने लगी है, वो यही हुई है कि लोग अब उल्टा पूछने लगे हैं। कोई जैसे बोलता है कोई कि ईमानदार है मोदी जी, भ्रष्टाचार विरोधी है मोदी जी, तो लोग पूछने लगते हैं ऐसे क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, और वो सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। आज ताजा उदाहरण देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक मुद्दा उछाला है, वो क्या बोलते हैं, कच्चा थीवू द्वीप का। कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा क्यों उछाला है? ये कोई नया पैदा हुआ मुद्दा है? 150 किलोमीटर की लंबाई, 300 मीटर की चौड़ाई, निर्जन क्षेत्र, और इस तरीके से दिया गया था कि मछली मारने का हक भी हमारे पास रहेगा, और लंबे समय से है। भाई हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देखा कि पूरा तिब्बती की मान्यता दे दी, चाइना के लिए सौंप दिया। भाई चाइना का बॉर्डर आ गया हमारे बॉर्डर पर, पहले तिब्बत बीच में होता था, ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है।
लेकिन उसकी आज मूल बात क्या है, वो इसलिए मुद्दा उठा रहे क्योंकि लद्दाख में लोग उनसे पूछ रहे कि हमारी जमीन पर चाइना आ धमका है, कहां है देशभक्त सरकार, कहां है? तो उसका जवाब देने के बजाय ये नया एक मुद्दा उठा के ला रहे हैं, 1974 का मुद्दा उठा के ला रहे हैं। तो जनता को ये समझ में आ रहा है कि कच्चा तीबू द्वीप का मुद्दा वास्तव में ये लद्दाख पर सबको चुप करने के लिए मुद्दा सामने रख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उस पर सवाल उनको जवाब देना चाहिए, तो जवाब देने की स्थिति न बने इसलिए दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया कि उसी पर बात करो कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है कि नहीं है। हमसे मत पूछो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हमने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। अपने ऊपर सवाल को बदलने के लिए ये जो टैक्टिस अपनाई गई है, जनता अब वहां पर बात करने लगी है, इसीलिए तस्वीर बदल रही है, इसीलिए फिजा बदल रही है। और वाकई आप चुनाव देखिए, पहला चरण आते आते तो बिल्कुल बदल चुकी होगी तस्वीर। और हम आपको बताएं, बार बार राजस्थान का मैं उदाहरण रखता हूं। राजस्थान में कॉमरेड अमरा राम चुनाव में रैली कर रहे थे, वहां एक व्यक्ति ने आकर के उनको 15 लाख रुपए दिए, और जब पूछा हाँ बताइए, नाम बताइए क्या है, तो उसने कहा कि इंडिया। ये फीलिंग है। पब्लिक एक जगह 21 लाख रुपए चंदा करके दे रही है कांग्रेस प्रत्याशी को, और कह रही कि डरो मत, हम और देंगे लेकिन लड़ो। तो ये जो डरो मत और लड़ो, ये राहुल गांधी का नारा जो है, अब आम आदमी की जनता ही नहीं, पर नहीं, व्यवहार बन करके दिख रहा है, व्यवहार में दिख रहा है। तो ये बता रही कि फिजा बदल गई है। जी बिल्कुल, फिजा बदल रही है, उसके कई उदाहरण जो आप दे रहे हैं, और सचमुच कई सारे उदाहरण आ रहे हैं सामने। और आज इंडिया गठबंधन की जो महारैली हमने देखी रामलीला मैदान में, वो भी कहीं ना कहीं ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि फिजा बदल रही है या बदल चुकी है। और अब आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। और दिन भर हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, और ऐसे में दोनों दलों को देखा जाए, इंडिया गठबंधन की तैयारियों को देखा जाए, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की, दूसरे दलों की, तो कांग्रेस पार्टी उधर उनकी सीईसी की बैठक चल रही है। बिहार में सीटों का बंटवारा हो चुका है, अब कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स के लिए बैठक कर रही है। तो अलग अलग जगहों पे कैंडिडेट्स की घोषणा, कांग्रेस ने अब तक 212 कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है कांग्रेस, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। पहले फेज का नॉमिनेशन खत्म, दूसरे फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू है। ये सब कुछ देख रहे हैं, मतलब चुनाव सामने है, और इसमें मुद्दों को लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कल आप ही कह रहे थे कि वो इंतजार करते हैं कि राहुल गांधी क्या बोले, और उसके बाद प्रधानमंत्री उसमें से कुछ निकालते हैं। आज कुछ राहुल गांधी ने वैसा छोड़ा क्या प्रशांत जी? अब ये देखना होगा, लेकिन कल तक मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ निकालेंगे। राहुल गांधी की वो स्पीच पूरी सुनते हैं और शिद्दत से सुनते हैं। कांग्रेस के लोग शायद इतना नहीं सुनते होंगे जितना वो सुनते हैं, लेकिन आज की रैली से 2-3 पॉइंट राजीव जी निकलते हैं जी। एक तो ये कि ये रैली, जैसा मैंने दिन में भी कहा, ये आज की रामलीला मैदान का मुख्य आयोजनकर्ता ईडी था। ईडी ने अगर गिरफ्तारी नहीं की होती अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की, तो आज ये रैली नहीं होती। तो आप देखिए किस तरीके से ईडी जो है वो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में पिरो रहा है, उनसे रैलियां करवा रहा है और एक बड़ा संदेश जा रहा है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, इलेक्शन को अनाउंस हुए 2 सप्ताह से ऊपर हो चुका राजीव जी, अभी तक एनडीए की एक भी रैली नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन की ये दूसरी रैली है चुनाव घोषणा के बाद, और वैसे आप देखें तो तीसरी रैली है पटना की रैली को भी जोड़ा जाए तो 3 रैलियां इंडिया गठबंधन कर चुकी है। बेंगलोर में जब ये इंडिया गठबंधन की बैठक वहां पे नाम आया, सुभानन में जो है वो यहाँ पे एक अशोका होटल में
38-39 पार्टियों का एक फोटो ऑप कर दिया गया, लेकिन रैली अभी तक नहीं हुई इंडिया गठबंधन एनडीए की। तो ये एनडीए कहाँ है, किस भूगोल में है, इसकी भी जानकारी आनी चाहिए। दूसरा कि देखिए, नरेंद्र मोदी का जो किला है जो बनाया इन्होंने, उसके तमाम सारे छोटे छोटी इमारतें हैं जी, इससे मिलकर ये बना है। अब उसमें एक बड़ा किला जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब वोट का है, शेड्यूल्ड ट्राइब सीटों का है। 47 में से 33 सीटें इनके पास, और लगभग करीब 80 सीटों को प्रभावित करते हैं। आप देखिए, कल्पना सोरेन मंच पे आ रही है, बढ़िया बोल रही हैं, हेमंत सोरेन जेल में है, इन सब का प्रभाव पड़ेगा और वो 47 सीटों में इस बार स्थिति बड़ी नाजुक है। चंपाई सोरेन भी अच्छे वक्ता हैं, आज भी बोले वो, और वो लगातार वहां रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर कुछ ठेकेदार जरूर हैं, समाज को रिप्रेजेंट करने वाला, उनके हक की बात करने वाला, जल जंगल जमीन की बात करने वाला एक भी नेता नहीं है इनके पास, किसी भी समाज का नहीं है। तो ये बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, कांग्रेस बहुत होशियारी से अपने पत्ते खेल रही है। कांग्रेस इसको अपना कोई अंतिम इलेक्शन नहीं मान के चल रही है। मोदी जी इसको अंतिम इलेक्शन मान के चल रहे हैं, करो या मरो वाली बात, कि किसी भी कीमत पे ईडी लगा के, इलेक्शन कमीशन करके, इनकम टैक्स खाते सील करके हमको ये चुनाव हासिल करना है। कांग्रेस इस मोड में नहीं है। कांग्रेस बस बड़ी होशियारी से चल रही है। और आप देखिए कि जगह जगह, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, जहां पे भी गठबंधन में कांग्रेस है जी, कांग्रेस 2 कदम पीछे हट के क्षेत्रीय पार्टियों को, अपने पार्टनर्स को एक रोल दे रही है। इसका असर कहां होगा? कांग्रेस अभी एक मैनेजेबल मेजॉरिटी की तरफ, और उसको मालूम है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। वो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की तैयारी कांग्रेस कर रही है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में इन क्षेत्रीय दलों का रोल क्या होगा। तो कांग्रेस कैंपेन वाइज मैसेजिंग, लोगों को एकजुट करना, इंडिया गठबंधन बनाना, इन सब चीजों में बहुत होशियारी से अपने पत्ते खेल रही है। बीजेपी अभी इसको ऑन नहीं है। राहुल गांधी के भाषणों से कोई शब्द निकाल कर आप वितंडा खड़ा कर दो, उससे इलेक्शन दाएं बाएं नहीं होगा। इलेक्शन दाएं बाएं इन चीजों से होगा जो मैं बता रहा हूं कि ये बड़े फैक्टर्स हैं निकल रहे हैं। और एक और आखिरी बात राजीव जी, आज मंच में भी आपने देखा, कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल, सोनिया गांधी, सागरिका घोष, महबूबा मुफ्ती और भी महिला नेता जी वहां पे। तो महिला नेताओं, सोनिया गांधी खुद थी, तो इन महिलाओं नेताओं को आगे किया जा रहा है। महिला वोट बैंक जो है वो एक बड़ा आसरा है मोदी साहब का, और बिहार में नीतीश कुमार का भी। इन दोनों पे अगर चोट पहुंचती है थोड़ी बहुत भी, तो मुश्किल में आएंगे। और एक अंतिम बात ये कि दिल्ली की सीटें हम देखते हैं, विधानसभा में आम बीजेपी के बीच में वोट शेयर की अदला बदली होती है। इस बार लग रहा है कि वो अदला बदली नहीं होने जा रही है जी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। अब वो अदला बदली नहीं होगी तो दिल्ली की सीटों का असर सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहेगा, दिल्ली की सीटों का असर पूरे उत्तर भारत में पड़ेगा। राजीव जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दिल्ली का असर न सिर्फ दिल्ली पर बल्कि पूरे भारत में पड़ेगा और आज की इस रैली का असर भी पूरे भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर तरफ के नेता जो हैं वो पहुंचे थे। आप उत्तर में देखिए तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला थे उत्तर से, और दक्षिण से आप देखिए तो डीएमके के नेता त्रिची थे और त्रिची शिवा। उसके अलावा आप केरल से भी नेता देख रहे हैं। आप इधर पूरब में जाइए तो पश्चिम बंगाल से नेता थे, और ये तमाम जगहों से नेता, बिहार से नेता आए हुए थे। तमाम जगहों के जो लीडर्स हैं वो आज रामलीला मैदान में, और इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ यहां उभरता हुआ नहीं बल्कि अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन बनना और उसके बाद धरातल पे काम करना। लेकिन प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे थे पहले वक्तव्य में भी और दूसरे वक्तव्य में भी कि आज इस रैली के लिए, कि आखिर आज दिल्ली में रामलीला मैदान में ये रैली हो, इसके सूत्रधार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी इन लोगों ने करवाई और उसके बाद एक मंच पर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आ गया और पहले से ज्यादा अब मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए शिवाजी पार्क मुंबई में, वहां 2 नेता नहीं पहुंचे थे, 2 दलों के, कि वहां पर का प्रेजेंस नहीं था। एक टीएमसी का प्रेजेंस नहीं था और दूसरा समाजवादी पार्टी का प्रेजेंस नहीं था, लेकिन आज ये दोनों भी यहां मौजूद थे। न सिर्फ मौजूद थे बल्कि ममता बनर्जी का पैगाम भी यहां था, जिसे सागरिका घोष ने पढ़कर सुनाया। डेरेक ओब्रायन तो थे ही। तो बहुत कुछ इस रैली से निकल के आने वाला है और आने वाले समय में हम इसकी मजबूती पर भी लगातार चर्चा करेंगे। कैसे कैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी क्लोजिंग कमेंट के लिए, प्रोफेसर रविकांत जी आपको जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और अमलेंदु उपाध्याय जी आपको भी बहुत शुक्रिया। साथ